बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने बुक का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो ब्रीदिंग के लिए करता है, रेस्पिरेशन के लिए करता है रोल प्ले, वही जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टिड्स, उसमें जो क्लोरोप्लास्ट है वही रोल क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस के लिए करता है। अब ये बात आपने जहन में रखनी है कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट्स में होती है दिन के टाइम, रेस्पिरेशन प्लांट्स में भी होती है और एनिमल्स में भी होती है। ये चीज़ें, ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपने जहन में रखने हैं। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। अब फर्स्ट हेडिंग हमारे पास सेकंड पैराग्राफ में माइटोकॉन्ड्रिया की डेफिनेशन की आएगी। हमने ये बात जहन में रखनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं। अब हमें पता है कि डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स जो हैं वो प्रोकैरियोट्स में नहीं होती, सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में होती हैं। तो ये बात हमारे जहन में क्लियर होनी चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है जो कि सिर्फ यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है। अब उन यूकैरियोट्स में प्रोटिस्ट भी आ जाते हैं और फंजाई भी आते हैं, प्लांट्स भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इन सब में पाया जाता है, तमाम यूकैरियोटिक सेल्स में। इसके बाद हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास आ जाती है स्ट्रक्चर की। माइटोकॉन्ड्रिया दिखता कैसा है। अब माइटोकॉन्ड्रिया की हमें पता है डबल मेम्ब्रेन है, 2 मेम्ब्रेन्स हैं। आपकी बुक कहती है जो आउटर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ है, उसमें कोई कर्व, कोई बेंट नहीं है, स्मूथ सरफेस है आउटर मेम्ब्रेन की। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है उसके काफ़ी सारी फोल्ड्स हैं, तहें जिस तरह हम कपड़ों को तह देते हैं ना, कपड़ों को फोल्ड करते हैं, उनको तह तह लगा के रखते हैं, उसी तरह से इनर मेम्ब्रेन तह की तरह पड़ी है। जैसे काफ़ी सारी तहें ऊपर नीचे पड़ी हों वैसे होती है इनर मेम्ब्रेन। अब इन फोल्ड्स को कहा जाता है क्रिस्टे, सिंगुलर क्रिस्टा। अब यहाँ पे ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। क्रिस्टे की डेफिनेशन इंडिविजुअली भी पूछी जा सकती है और इसका डिफरेंस पूछा जा सकता है सिस्टर्ने और क्रिस्टे में। सिस्टर्ने आपको याद होगा कि हमने देखा था पिछले टॉपिक में सिस्टर्ने को की डेफिनेशन, और यहाँ पे अब आपने उसको इस क्रिस्टे के साथ कंफ्यूज नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। दे इंक्रीज, ये जो फोल्ड्स होती हैं इतनी सारी, ये इंक्रीज करती हैं सरफेस एरिया फॉर रेस्पिरेशन। अब ये सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेशन फोल्ड्स के होने से इंक्रीज कैसे होता है ये हम देखेंगे आगे जाके। मैं आपको नोट्स में बना के दिखाऊंगी कि किस तरह से सरफेस एरिया इंक्रीज होने से फोल्ड्स का सरफेस एरिया, फोल्ड्स के होने से सरफेस एरिया कैसे इंक्रीज करता है। देन आपकी बुक आपको कहती है द इनर फ्लूइड। अब ये जो सेकंड मेम्ब्रेन है उसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है काफ़ी सारा, और ये जो सारा फ्लूइड है इनर मेम्ब्रेन के अंदर उसको हम नाम देंगे मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स कहेंगे हम इनर फ्लूइड को, जो कि इनर मेम्ब्रेन के क्रिस्टे के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट वो आपको बताता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है और अपने राइबोसोम्स होते हैं। ये आपके सेल के ऊपर डिपेंड नहीं करता अपनी मल्टीप्लिकेशन के लिए और अपने राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, जो कि राइबोसोम्स का काम होता है। ये अपना जेनेटिक कोड और अपनी प्रोटीन खुद बनाते हैं इंडिपेंडेंटली। इनका अपना डीएनए और अपने राइबोसोम्स होते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट उसने कहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो राइबोसोम्स होते हैं वो ज़्यादा प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स से मिलते हैं बजाय इसके कि वो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स के साथ मिलें। ये बात आपने जहन में रखनी है, क्योंकि हमने जब राइबोसोम्स का टॉपिक पढ़ा था तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो यूकैरियोट्स के राइबोसोम्स होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा बड़े होते हैं निस्बतन प्रोकैरियोट्स के। इसका मतलब है प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम्स छोटे हुए। सिमिलरली अब हम बात करेंगे कि यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम्स बड़े होते हैं लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम्स थोड़े छोटे होते हैं, इस वजह से वो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स जैसे दिखते हैं या उसके जैसे लगते हैं। अब यहाँ पे आपको एक तो ये मैट्रिक्स की डेफिनेशन, सिस्टर्ने की डेफिनेशन, ये दो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। सॉरी, क्रिस्टे की और मैट्रिक्स की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है और सिस्टर्ने और क्रिस्टे का आपस में कंपैरिजन इंपॉर्टेंट है। ये बात आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के फोल्ड्स हैं इनर मेम्ब्रेन के उसको हम क्रिस्टे कहते हैं, जबकि जो गोल्गी ऑपरेटर्स के फ्लैटेंड सेक्स है उनको हमने कहा था सिस्टर्ने।
ये चीज़ आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। इनका नाम एक जैसा साउंड करता है, इस वजह से एग्जामिनर अक्सर इनका कंपैरिजन पूछ लेता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। क्रिस्टे जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के फोल्स हैं, सिस्टर्ने जो है वो सैक्स हैं गोल्जी ऑपरेटस के। यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर का टॉपिक फिनिश होता है। अब हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस। अब आपकी बुक ने पहले फंक्शंस दिए हैं, फिर डेफिनेशन और उसके बाद स्ट्रक्चर। लेकिन जब आपने ये पेपर में अटेम्प्ट करना है, अगर ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो आपने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की डेफिनेशन, उसका स्ट्रक्चर, फिर उसकी आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे, देन एंड पे आप उसके फंक्शंस लिखेंगे कि वो करता क्या है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस आपकी बुक में सबसे पहला है कि माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियन आर द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज दे प्रोड्यूस एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस मतलब बिजली घर, वो जहाँ से पूरी एनर्जी सारी बिजली बनती है। जैसे कि हर शहर का बिजली के अपने वो खंबे लगे होते हैं, अपना कनेक्शन होता है, इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक, जिस तरह से वो खंबे एक पूरे शहर का पावर हाउस होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस है। अगर हम अब सोलर सिस्टम पे आ गई है बिजली सारी, हम सोलर्स की बात करें, तो एक घर का जो पावर हाउस होगा वो सोलर पैनल्स होंगे जो एनर्जी लेके पूरे घर को पावर बिजली दे रहे हैं। इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया सोलर पैनल्स का काम करता है सेल के लिए, कि वो सारी ताकत लेके पूरे सेल को एनर्जी देता है। अब वो एनर्जी वो कैसे देता है, क्यों देता है, ये उसने आपको सेकंड लाइन में एक्सप्लेन किया है। दे परफॉर्म द रिएक्शन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। अब माइटोकॉन्ड्रिया ही वो जगह है जहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, इन विच ऑक्सीजन इज यूज टू ब्रेक फूड टू रिलीज एनर्जी। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्यों पावर हाउस है, क्योंकि रेस्पिरेशन का प्रोसेस यहाँ होता है। अब रेस्पिरेशन की दो किस्में हैं, एरोबिक एनारोबिक। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है ना, उसके लिए मस्ट है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस मस्ट है। वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया फूड को, मतलब ये कि ग्लूकोज को तोड़ के उससे एनर्जी लेता है। और एनर्जी जिस तरह से हम कह रहे हैं कि फूड हमें ग्लूकोज की फॉर्म में सेल को मिलता है, उसी तरह से एनर्जी सेल को हमेशा एटीपी के फॉर्म में मिलती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में। अब यहाँ से हम इस टॉपिक को बेहतर समझने के लिए नोट्स की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें, सबसे पहले हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया की डेफिनेशन आ गई है, उसके बाद आ गया है हमारे पास स्ट्रक्चर। सबसे पहले उसने आउटर मेम्ब्रेन की बात की कि वो स्मूथ होती है। तो इधर पिक्चर में देखें कि आप आउटर मेम्ब्रेन किस कदर स्मूथ है, कोई उसमें टर्न, कोई फोल्ड नहीं है। लेकिन उसने कहा है कि इनर मेम्ब्रेन के काफ़ी फोल्ड्स होते हैं, जो कि पिक्चर में विजिबल है। अब आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, राइट साइड पे, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर रेस्पिरेशन। ये लाइन आपको समझने के लिए आप देखें कि एक सीधी लाइन है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, और एक लाइन पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ फोल्ड्स के साथ जा रही है। तो आप देखें वो जो फोल्ड्स के साथ जा रही है उसमें रास्ता ज़्यादा कवर हो रहा है निस्बतन पॉइंट 1 के। अब यहाँ पे आप मार्क हुआ हुआ देख सकते हैं कि ए और बी में दोनों तरफ एक जितना रास्ता है, लेकिन फ़र्क क्या है उस रास्ते को कवर करने का। कहाँ एक तरफ आप पहली पिक्चर में सीधा जा रहे हैं, दूसरी पिक्चर में आप फोर्ड्स लेके टर्न्स लेके जा रहे हैं, तो आपका सरफेस एरिया, आपका ट्रैवलिंग टाइम इंक्रीज होता है। इसी को हम कहते हैं कि सरफेस एरिया ज़्यादा है, ज़्यादा ज़्यादा रूट्स के थ्रू ज़्यादा रास्ता कवर करके बी पॉइंट तक जाया जा रहा है। ये है इस लाइन का मतलब के फोल्ड से सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट आपके पास आपकी बुक कहती है द इनर फ्लूइड लाइक मटेरियल इज कॉल्ड मैट्रिक्स। अब इस पिक्चर में मैंने जो गोल्डन से कलर के अंदर फ्लूइड भरा है उसको कहेंगे मैट्रिक्स, और वो बाहर नहीं इनर मेम्ब्रेन के अंदर होता है। पिक्चर में स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ ऐड करने की वजह यही है कि आपको क्लियर हो स्टेप बाय स्टेप कि कौन सी चीज़ कहाँ है, उसकी जगह क्या है। लास्ट पे आपकी बुक कहती है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। तो ये भी आप देखें कि वो डीएनए और राइबोसोम्स आउटर मेम्ब्रेन में नहीं, इनर मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद मैट्रिक्स के अंदर होता है। डीएनए भी जो कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और राइबोसोम्स भी जो कि डॉटेड फॉर्म में मौजूद हैं इनर मेम्ब्रेन के मैट्रिक्स के अंदर।
अब यहाँ आपके पास लास्ट पॉइंट स्ट्रक्चर का दिया हुआ है कि राइबोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया के प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स के जैसे ज़्यादा होते हैं निस्बतन यूकैरियोटिक राइबोसोम्स के। देन आपके पास दोनों फंक्शंस है माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शन की हेडिंग के साथ। अब आप एंड पे ग्रीन मार्कर से लिखे हुए की तरफ आ जाएं कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो रेस्पिरेशन होती है जो कि एयर की मौजूदगी में O2 की मौजूदगी में होती है। इसमें होता क्या है, जो हमारे पास सेल के अंदर फूड आया है, खुराक आई है, फूड वैक्यूल के थ्रू खाना आया है ग्लूकोज की फॉर्म में, वो ऑक्सीजन के एयर की प्रेजेंस में टूटता है। कहाँ टूटता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर टूटता है। माइटोकॉन्ड्रिया के ही अंदर खाना आता है जो कि ग्लूकोज की फॉर्म में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही हमारे पास ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन आती है और ये दोनों इकट्ठे होके सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में टूटते हैं और टूट के एनर्जी रिलीज करते हैं। अब एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है? एटीपी की फॉर्म में रिलीज होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में। और साथ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जो कि हम एक्सहेल कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। और साथ वाटर होता है हमारा जो कि हमारे सेल का ही हिस्सा बन जाता है। और हम आगे जाके देखेंगे कि किस तरह से फूड वैक्यूल सेल के अंदर जाते हैं खाना, और पानी वाटर वैक्यूल्स बन के जो है वो सेल से बाहर जाता है। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया का टॉपिक पूरा ख़त्म हो गया है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि प्लास्टिड्स है। अब प्लास्टिड्स का टॉपिक आपके पास है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। प्लास्टिड्स पे ओवरऑल एक नोट पूछा जा सकता है जिसमें आप प्लास्टिड्स की डेफिनेशन लिखेंगे, उसकी तीनों टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे, या आपसे प्लास्टिड्स की डेफिनेशन पूछ के उसके बाद सिर्फ क्लोरोप्लास्ट को एक्सप्लेन करने का कहा जा सकता है। और थर्ड कंडीशन ये होती है कि आपसे पूछा ही लॉन्ग में सिर्फ क्लोरोप्लास्ट के मुतालिक जाए, लेकिन यह हर लिहाज से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे अब हम सबसे पहले प्लास्टिड की डेफिनेशन देखेंगे। अब प्लास्टिड्स भी हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं, इनमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। यही वजह है कि प्लास्टिड्स भी हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होती, यूकैरियोटिक सेल्स में होती हैं। और यूकैरियोटिक सेल्स में भी सिर्फ वो जिनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। अब हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस एक तो प्लांट्स में होता है और दूसरा एल्जाई में होता है जो कि फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट होते हैं या प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होते हैं। उनको कहते हैं हम एल्जाई। और वो क्योंकि प्लांट लाइक होते हैं तो उनमें भी फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। इसी वजह से प्लांट्स में और प्लांट लाइक प्रोटिस्ट जो कि एल्जाई होते हैं, इन दोनों में प्लास्टिड्स मौजूद होते हैं। अब प्लास्टिड्स की हमारे पास तीन किस्में हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। अब सबसे पहले हम क्लोरोप्लास्ट की डिटेल डिस्कस करेंगे। क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीक वर्ड से निकला है। क्लोरो मतलब ग्रीन, प्लास्ट मतलब फॉर्म्ड। ग्रीन कलर की फॉर्मेशन को क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। अब क्लोरोप्लास्ट जो हैं उसकी डेफिनेशन भी यही है कि ये ग्रीन प्लास्टिड्स होते हैं। प्रेजेंट कहाँ होते हैं, इनकी प्रेजेंस कहाँ होती है? तो वो प्लांट के या एल्जाई के हर उस जगह पे मौजूद होते हैं क्लोरोप्लास्ट जो कि ग्रीन कलर का होता है। दे आर प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एल्जाई। अब ये इनकी फॉर्मेशन क्या होती है? दे कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट द ग्रीन क्लोरोफिल। अब इनका जो पिगमेंट होता है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस होती है वो होता है ग्रीन क्लोरोफिल। अब ये ग्रीन क्लोरोफिल ही है, ये पिगमेंट ही है, ग्रीन कलर ही है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का अमल क्लोरोप्लास्ट में होता है। इसके ग्रीन रंग होने की वजह से फोटोसिंथेसिस का अमल इसमें होता है। विद द हेल्प ऑफ देयर पिगमेंट, पिगमेंट कौन सा? ग्रीन क्लोरोफिल है वो पिगमेंट जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ देयर पिगमेंट दे कैप्चर लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी। अब ये ग्रीन क्लोरोफिल पिगमेंट ही है जिसकी वजह से ये पिगमेंट, इस पिगमेंट की खासियत ही ये है कि ये लाइट एनर्जी को कैप्चर करेगा, लाइट वेव्स को कैप्चर करेगा ये पिगमेंट और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। अब वो केमिकल एनर्जी, दे यूज दिस एनर्जी टू प्रिपेयर ग्लूकोज। अब ये केमिकल एनर्जी ही है ये जो कि आगे जाके ग्लूकोज में मतलब खुराक में सेल की, प्लांट की खुराक में जाके चेंज होती है, जिसको प्लांट खा के अपने लिए ताकत लेता है, वो ग्लूकोज ही है। अब यहाँ पे अगर आप क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही इसकी बाहर वाली कवरिंग स्मूथ है
और इनर कवरिंग माइटोकॉन्ड्रिया की कंडीशन में फोल्ड्स बना रही थी, तहें बना रही थी, जबकि प्लास्टिड्स की कंडीशन में जो उनकी इनर मेम्ब्रेन होती है वो मिलके जो है वो स्टैक्स बनाती है, वो कॉइन्स की तरह ऊपर नीचे इकट्ठी होती है या प्लेट्स की तरह ऊपर नीचे इकट्ठी होती है। ये काफ़ी सारी, जैसे शादियों पे एक टेबल पे काफ़ी सारी प्लेट्स पड़ी होती है ना, उसी तरह से क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स पड़े होते हैं जिसको हम कहते हैं ग्रेनम। अब ग्रेनम पूरे उस प्लेट्स की स्टैक को कहेंगे ग्रेनम, जबकि एक प्लेट को हम कहेंगे थाइलाकॉइड। ठीक है, टेबल को हम कहेंगे स्ट्रोमा। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। टेबल के आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। फिर आप समझते हैं टेबल टेबल के ऊपर जो सफ़ेद कपड़ा दिया होता है शादियों पे या लाल कपड़ा दिया होता है वो है स्ट्रोमा फ्लूइड। फिर उसके ऊपर जो प्लेट्स के स्टैक्स पड़े हैं वो हैं ग्रेनम, और एक प्लेट को हम कहेंगे थाइलाकॉइड। अब यहाँ तक आपका स्ट्रक्चर सारा कवर हो जाता है। अब हम देखते हैं कि आपकी बुक क्या कहती है। आपकी बुक कहती है कि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट की भी डबल मेम्ब्रेन है। इसकी भी आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, जबकि इनर मेम्ब्रेन पे काफ़ी सारे सेट्स हैं ऑफ स्टैक्ड मेम्ब्रेन्स। मतलब ये जैसे कि प्लेट्स के सेट्स 3 4 6 एक टेबल पे पड़े होते हैं, उसी तरह यहाँ पे मेम्ब्रेन्स के सेट्स पड़े हैं। अब ये जो स्टैक्स हैं इनको हम कहेंगे ग्रेना, सिंगुलर ग्रेनम। लेकिन अगर हम एक स्टैक की बात करें, मतलब ये कि एक स्ट्रक्चर की बात करें, एक प्लेट की बात करें, पूरे के पूरे जो सेट है उसको ग्रेना कहेंगे, लेकिन एक स्ट्रक्चर को हम कहेंगे थैलाकॉइड। अब थैलाकॉइड वो स्ट्रक्चर्स हैं जो ऊपर नीचे जुड़ के पूरा एक पाइल बनाते हैं, पूरा एक सेट बनाते हैं, जिसको हमने ग्रेनम का नाम दिया। अब जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है ना, ये जो ग्रीन पिगमेंट होता है जिसकी वजह से क्लोरोफिल का प्रोसेस होता है, वो थाइलाकॉइड के ऊपर मौजूद होता है। अब कैसे मौजूद होता है ये भी हम नोट्स में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे मैं आपका ये स्ट्रक्चर स्टेप बाय स्टेप बना के दिखाऊंगी। अब लास्ट पे वो कहता है कि जो फ्लूइड अंदर होता है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है जो कि थाइलाकॉइड्स के इर्द गिर्द होता है, उसको हम कहेंगे स्ट्रोमा। अब जो फ्लूइड माइटोकॉन्ड्रिया में था उसको हमने कहा था मैट्रिक्स, जबकि क्लोरोप्लास्ट के फ्लूइड को हमने कहा है स्ट्रोमा। अब यहाँ पे वो वही बात कर रहा है एंड पे जो उसने माइटोकॉन्ड्रिया के एंड पे कही थी कि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट का भी अपना डीएनए और राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। अब यहाँ पे पहले तो आप देखें कि अगर आपको लॉन्ग प्लास्टिड्स आता है तो सबसे पहले आप प्लास्टिड्स की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसकी टाइप्स लिस्ट करेंगे, फिर आप स्लाइड की राइट साइड पे आ जाएं क्लोरोप्लास्ट की हेडिंग देके, फिर आप क्लोरोप्लास्ट की डेफिनेशन लिखेंगे, वो प्रेजेंट कहाँ होता है ये लिखेंगे। जब आप उसके स्ट्रक्चर पे आएंगे तो आप स्ट्रक्चर के सारे पॉइंट्स लिख के एंड पे डायग्राम बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैंने आपको एक एक लाइन स्ट्रक्चर की समझानी है, तो मैंने एक लाइन लिख के जितना स्ट्रक्चर उस लाइन में डिस्कस हुआ है उतना ड्रॉ करके आपको समझाऊंगी। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोज बाय डबल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने डबल मेम्ब्रेन आपको बना के दिखाई है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट की भी एक इनर मेम्ब्रेन होती है और एक आउटर मेम्ब्रेन होती है। On the internal surface of membrane, there are many set of stacked membranes. These stacks are called grana. अब ये जो पूरा का पूरा सेट है ना, इसको हम कहेंगे ग्रेना। ग्रेनम मतलब ये एक ड्रॉ किया हुआ है तो ये ग्रेनम है, ये एक से ज़्यादा मैंने ड्रॉ किए होते तो ये ग्रेना होते। अब ये जो एक सेट है प्लेटों का जो ऊपर नीचे पड़े हैं, ये है हमारे पास ग्रेनम। यहाँ से अगर आप नेक्स्ट स्ट्रक्चर की लाइन पे आ जाएं तो वो कहता है द सैक लाइक स्ट्रक्चर्स विच मेक ग्रेनम आर कॉल्ड थाइलाकॉइड्स। अब ये जो एक प्लेट एक स्ट्रक्चर है वो थाइलाकॉइड है, और ये सारे स्ट्रक्चर्स जब ऊपर नीचे पाइल अप होंगे तो इनको हम कहेंगे ग्रेनम। फिर उसने कहा कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ थाइलाकॉइड्स। अब वो जो हर एक प्लेट है, हर एक थाइलाकॉइड है, उसके ऊपर एक लेयर मौजूद है, ग्रीन लेयर मौजूद है क्लोरोफिल की के पिगमेंट की, जिसको हम कहेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ऑफ क्लोरोफिल। यह वो पिगमेंट है जो कि क्लोरोफिल को ग्रीन कलर देता है। एंड पे आप देखें वो कहता है कि जो अंदर फ्लूइड होता है थाइलाकॉइड के वो होता है स्ट्रोमा। तो आप डायग्राम में देखें जो ब्लैंक स्पेस सारी है उसको ग्रे से लेबल किया हुआ है, वो है स्ट्रोमा। देन उसने कहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट का भी अपना डीएनए और राइबोसोम्स होता है। तो ब्लैक कलर से अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम्स दिखाए हैं और ये जो ब्राउन कलर है उससे डीएनए दिखाया गया है।
उम्मीद है आपको इसका स्ट्रक्चर सारा क्लियर हो गया होगा। एंड पे आप इसका देखें अगर फंक्शन, तो वो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करना इसका फंक्शन है। विद द हेल्प ऑफ देयर पिगमेंट दे कैप्चर लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी। अब होता क्या है, जो CO2 हमारे पास हवा में है और जो पानी प्लांट ज़मीन से लेता है, इन दोनों को मिला के लाइट की प्रेजेंस में, फोटोसिंथेसिस का ही मतलब है, फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब प्लांट, लाइट की मौजूदगी में कुछ बनाने को फोटोसिंथेसिस कहेंगे। फोटो लाइट, सिंथेसिस कुछ बनाना। तो जो लाइट की प्रेजेंस है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस का। कार्बन डाइऑक्साइड हवा से और पानी ज़मीन से, ये मिलके बनाते हैं ग्लूकोज, और साथ जो ऑक्सीजन होती है वो हवा को दे देते हैं। अब ये पेज मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ऐड किया है कि जो हमारा क्लोरोफिल है प्लास्टिक्स का प्लांट्स के अंदर, वो आसमान से लेता है लाइट, ज़मीन से लेता है पानी, हवा से लेता है ऑक्सीजन। अब ऊपर देखें उसके लाइट आ रही है क्लोरोफिल तक, और नीचे से देखें पानी और कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है। इसने ये सब इकट्ठा करके बनाया ग्लूकोज और ऑक्सीजन। वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया ने लिया और उसको अपने जो सेल है उसके अंदर ब्रेक डाउन करके एनर्जी उसमें से निकाल ली, और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी वापस हमारे एनवायरनमेंट को दे दिया। अब इसका अगर हम रिएक्शन भी देखें, केमिकल रिएक्शन भी देखें, फोटोसिंथेसिस का कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके बनाते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन, और रेस्पिरेशन में ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलके एनर्जी मतलब ATP, ये वो लाइट एनर्जी है जो इधर आके टूट के ATP हमें देती है, और साथ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी एज इट इज निकल जाते हैं। तो ये दोनों प्रोसेसेस एक दूसरे को ही उल्टा करके मिलते हैं। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में दिन में होता है और रेस्पिरेशन रात में। जबकि जो एनिमल्स होते हैं उनमें, जैसे हम ह्यूमंस हैं, हम भी एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं, हमें सुबह शाम फोटोसिंथेसिस नहीं, रेस्पिरेशन ही होती है। फोटोसिंथेसिस का अमल हमें नहीं होता क्योंकि हम में प्लास्टिड्स नहीं हैं, हम में बिल्कुल ये क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट वगैरह नहीं मौजूद होती। इस वजह से हम में सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और हम रेस्पिरेशन ही कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास प्लास्टिड्स की लास्ट 2 टाइप्स आती हैं। ये दोनों शॉर्ट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर प्लास्टिड्स पे नोट पूछा जाएगा तो फिर आप ये दोनों लिखेंगे, लेकिन अगर सिर्फ क्लोरोप्लास्ट का पूछा जाएगा तो फिर आप ये दोनों टाइप्स प्लास्टिड्स की नहीं लिखेंगे। अब क्रोमोप्लास्ट क्या है? क्रोमो का मतलब है कलर और प्लास्ट का मतलब है सिंथेसिस या देना। अब जो कलर्स जो देते हैं प्लांट्स को वो होते हैं क्रोमोप्लास्ट। अब प्लांट्स का सिर्फ ग्रीन कलर तो नहीं ना होता, मेजर ग्रीन होता है जो कि क्लोरोप्लास्ट देता है, लेकिन जो बाकी तमाम कलर प्लांट के अंदर मौजूद होते हैं, फूलों के, फलों के, वो सारे रंग क्रोमोप्लास्ट प्लांट को देता है। ये वो प्लास्टिड्स होते हैं दैट कंटेन पिगमेंट्स सच एज कैरोटीनॉइड्स। अब कैरोटीनॉइड वो पिगमेंट है जो कि रेड, ऑरेंज, येलो कलर प्रोवाइड करता है। अब जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं ना, अब ये वो कलर्स हैं जिनको हम कहेंगे इन जनरल ब्राइट कलर्स। अब क्लोरोप्लास्ट जो है प्लास्टिड्स में, इनमें वो पिगमेंट मौजूद होता है जो कि प्लांट्स को ब्राइट कलर देता है। इनमें क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो सेल में फ्लावर के पेटल्स में मौजूद होता है। आपको पता है पेटल्स जो हैं, वो पत्तियां जो हैं फूलों की, वो मुख्तलिफ रंगों की होती हैं, वो ग्रीन कलर की नहीं होती। इस वजह से क्लोरोप्लास्ट का यहाँ काम नहीं होता, क्रोमोप्लास्ट का होता है। इसी तरह फल जो ग्रीन होंगे उनमें तो होगा क्लोरोप्लास्ट, लेकिन जो फल मुख्तलिफ रंगों के होते हैं उनमें क्रोमोप्लास्ट मौजूद होता है। क्रोमोप्लास्ट गिव कलर टू दीज पार्ट्स मतलब ये कि फ्लावर के पेटल्स और फ्रूट्स को क्रोमोप्लास्ट कलर देगा, थस हेल्प इन पोलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। अब ये पोलिनेशन में कैसे हेल्प करता है? आपको पता है कि प्लांट जो बीज हैं या जो हमारे पास फ्लाइज हैं, ये सारी फूलों का और फलों का रस चूसती हैं। मीठा लगता है उनको, वो ग़िज़ा के लिए इनका रस चूसती हैं। जब वो चूस रही होती, वो क्यों आके इन पे चिपकती हैं, इनसे रस चूसती हैं? क्योंकि उनको सबसे पहले उनके फलों और फूलों के करीब जाने की वजह ही ये होती है कि उनको इनका रंग प्यारा लग रहा होता है, उनकी आंखों को अच्छा लग रहा होता है इनका रंग। तो क्रोमोप्लास्ट इन पार्ट्स को, पेटल्स को और फ्रूट्स को रंग देता है। इसी की वजह से बीज और फ्लाइज फूलों और फलों के पास आती हैं, उनसे रस चूसती हैं और उनका कोई ना कोई सीड और कोई ना कोई पोलन अपने साथ ले जाती हैं,
और वो अपने हवा में और ज़मीन में बखेर के पोलिनेशन का प्रोसेस करती हैं। पोलिनेशन यही है कि एक प्लांट से उसके पोलन्स हवा में बिखर जाएं और वो प्लांट सारे जहाँ जहाँ वो पोलन्स गिरे वहाँ वहाँ वो प्लांट उग जाए। तो ये कैसे होता है? ये हवा के चलने से भी होता है और ये फ्लाइज की वजह से भी होता है। तेज हवा का चलने से पोलिनेशन होना तो खुदाई प्रोसेस है, मतलब अल्लाह ताला की तरफ से होता है। लेकिन ये जो फ्लाइज और बीज का इनके ऊपर आना, रस चूसना और पोलन साथ कुछ ना कुछ इनके साथ लगे रह जाना, ये भी जाहिर है अल्लाह के हुक्म से ही होता है। लेकिन इसमें जो अल्लाह ताला बीज की मदद से पोलन का प्रोसेस करता है, ये आपने जहन में रखना है। एंड डिस्पोजल ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स, इसी तरह से किसी मक्खी ने कोई फल चूसा है, उसका रस कोई सीड साथ वो अपने ले गई है, उसने ज़मीन पे फैला दिया है, तो जहाँ वो सीड गिरेगा वहाँ हो सकता है वो पौधा एक और उगाए। इस तरह से वो जो फल होगा या वो जो दरख्त होगा वो पूरी ज़मीन पे इस तरह से फैल सकता है, डिस्पोजल ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स से। नेक्स्ट आपके पास लास्ट टॉपिक है प्लास्टिड्स का। लास्ट टाइप है प्लास्टिड्स की ल्यूकोप्लास्ट। इनमें कोई कलर नहीं होता। दे आर प्लास्टिड्स विद नो पिगमेंट्स। दे आर इन्वॉल्व इन द स्टोरेज ऑफ स्टार्चेस, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। अब इनका काम पिगमेंटेशन का नहीं है, ये प्लांट को कोई कलर नहीं देते, ये प्लांट्स का खाने को स्टोर करते हैं। स्टोर कैसे करते हैं? आपको पता है, हम अगेन एंड अगेन बात कर रहे हैं कि 4 बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, डीएनए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स। अब जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स है वो हमें एनर्जी देती है। डीएनए हमारे मैसेजेस को हमसे हमारे नेक्स्ट जनरेशन तक लेके जाता है। तो जो स्टोरेज का काम होता है एनर्जी की स्टोरेज का, वो जाहिर है स्टार्चेस मतलब कार्ब्स, लिपिड्स मतलब फैट्स और प्रोटीन्स की फॉर्म में होगा। दे आर इन्वॉल्व इन द स्टोरेज ऑफ स्टार्चेस, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। दे आर प्रेजेंट इन द सेल ऑफ दोज पार्ट्स ऑफ प्लांट्स वेयर फूड इज स्टोर्ड। अब जाहिर है ये स्टोरेज का काम करते हैं, तो प्लांट्स के उन्हीं पार्ट्स में होंगे जहाँ पे खाना स्टोर किया जाता है, जैसे कि स्टेम्स, सीड्स एंड रूट्स। अंडरग्राउंड स्टेम्स में ज़मीन के नीचे जो स्टेम्स होते हैं, उसकी जो शाखें होती हैं ज़मीन के अंदर, उनमें खाना स्टोर किया जाता है। जो उसकी रूट्स होते हैं, जो जड़ें होती हैं, उनमें, और सीड के अंदर, ये 3 जगह जहाँ पे एक प्लांट अपना खाना स्टोर करता है। अब अगर आपको ये टॉपिक शॉर्ट में आएगा या कंपैरिजन इनका पूछा जाएगा, तो आप इनके कौन कौन से पॉइंट्स कंपेयर कर सकते हैं? ये 3 पॉइंट्स हैं जिनको आप कंपेयर कर सकते हैं। एक तो पिगमेंट्स को, क्रोमोप्लास्ट में पिगमेंट होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट में कोई पिगमेंट नहीं होता। दूसरा, क्रोमोप्लास्ट की प्रेजेंस को, कि ये सेल के फ्लावर और पेटल्स में होते हैं, जबकि ल्यूकोप्लास्ट जो हैं वो वहाँ पे होते हैं सेल के पार्ट्स में, प्लांट के पार्ट्स में, जहाँ पे फूड स्टोर किया जाता है। देन थर्ड पॉइंट जो इनका कंपैरिजन का पॉइंट हो सकता है वो है इनका फंक्शन। जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो पोलिनेशन और डिस्पर्सल के प्रोसेस में हेल्प करते हैं, क्योंकि उन्होंने इन पार्ट्स को कलर दिया होता है। जबकि ल्यूकोप्लास्ट जो हैं वो स्टोरेज ऑफ स्टार्चेस, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से अगर ये टॉपिक आपको शॉर्ट में कंपेयर की फॉर्म में, डिफरेंस की फॉर्म में आएगा, तो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इंडिविजुअली आपको किसी एक पार्ट का डिस्क्राइब करने का पूछा जाए तो वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्लास्टिड्स में लॉन्ग क्वेश्चन प्लास्टिड का पूछा जाएगा, तो आप क्लोरोप्लास्ट सारा एक्सप्लेन करके विद फिगर, उसके बाद क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट के ये 3 पॉइंट्स लिख के इंशाल्लाह फुल मार्क्स ले सकते हैं। अब हमारे पास आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक आता है वैक्यूल्स। अब ये जो वैक्यूल्स होते हैं ये सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं। इसी वजह से ये तमाम किस्म के सेल्स में पाए जाते हैं, क्योंकि ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। ये सैक सी थैलिया सी होती हैं और इनके अंदर फ्लूइड होता है। अब वो फ्लूइड फूड की फॉर्म में भी हो सकता है, वो फ्लूइड किसी ना किसी वाटर की फॉर्म में भी हो सकता है, और वेस्ट की फॉर्म में भी हो सकता है। अब आपकी बुक ने 4 किस्म के वैक्यूल्स डिस्कस किए हैं। एक वो वैक्यूल्स जो कि एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। दूसरे आपके पास वो वैक्यूल्स हैं जो कि फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, जैसे कि अमीबा या स्पंजेस हो गए। तीसरी आपकी बुक कहती है फूड वैक्यूल्स होते हैं, जो कि वो वैक्यूल्स, वो सेक्स होते हैं जिन्होंने खाने को इंगल्फ किया होता है। ये वैक्यूल्स की किस्म हमने लाइसोसोम्स के टॉपिक में भी डिस्कस की थी। एंड लास्टली आपकी बुक ने वैक्यूल्स डिस्कस किए हैं सेंट्रल वैक्यूल्स, जो कि मैच्योर प्लांट सेल्स में मौजूद होते हैं।
अब सबसे पहले हम ये जो चारों टाइप्स हमने हाईलाइट की हैं इनको हम नोट्स में देखेंगे ताकि आपको इंडिविजुअली हर हेडिंग और उसकी एक्सप्लेनेशन समझ आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले वैक्यूल्स की डेफिनेशन है, उसके बाद चारों टाइप्स हैं। अब जो एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स पाए जाते हैं उनको आपकी बुक ने कहा है टेम्परेरी वैक्यूल्स, और जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं उनको आपकी बुक ने कहा है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स। अब सबसे पहले हम टेम्परेरी वैक्यूल्स को डिस्कस करेंगे। आपकी बुक कहती है कि एनिमल सेल्स में हैव मैनी स्मॉल टेम्परेरी वैक्यूल्स। अब काफ़ी सारे जो छोटे छोटे वैक्यूल्स हैं जो वक्ती तौर पे बनते हैं, टेम्परेरीली बनते हैं, उनको कहा ही गया है कि ये टेम्परेरी वैक्यूल्स हैं। अब इनमें होता क्या है टेम्परेरी वैक्यूल्स में? वो पानी जो कि इन फ्यूचर सेल को चाहिए या इन फ्यूचर सेल ने अपने अंदर से निकालना है, या वो खाना जो कि सेल ने अपने खाने के लिए, अपनी एनर्जी के लिए स्टोर करके रखा है, ये वक्ती तौर पे स्टोर की जाती है, खाना भी और पानी भी। इस वजह से एनिमल सेल्स में इन वैक्यूल को उसने टेम्परेरी वैक्यूल्स कहा है। अब आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पिक्चर में फूड वैक्यूल के अंदर मौजूद है, तो ये फूड वैक्यूल है। दूसरे में ब्लू कलर के वाटर ड्रॉपलेट से मैंने आपको दिखाया है कि एक ऐसा वैक्यूल जिसके अंदर पानी हो, उसको वाटर वैक्यूल कहा गया है। अब यहाँ से आगे हम बात करेंगे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स की। ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स में ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ताज़ा पानी में पाए जाते हैं, जिनकी मिसाल अमीबा और स्पंजेस। अब आपने अमीबा ब्रदर्स की पिक्चर तो मैंने आपको शेयर की थी जब हमने अमीबा का टॉपिक पढ़ा था, लेकिन स्पंजेस, अब स्पंज बॉब जो है उसके मतलब सबको पता है, कार्टून्स हैं, येलो कलर का स्पंज सा होता है, वो बेस्ट एग्जांपल है अगर आप स्पंजेस ऑर्गेनिजम्स को समझना चाहते हैं। ये फ्रेश ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, और वो जो स्पंज बॉब है ये कोई कार्टून, सिर्फ कार्टून कैरेक्टर ही नहीं है, मतलब टोटली एनिमेटेड नहीं है, ये एक एक्चुअल ऑर्गेनिज्म पे बेस्ड कार्टून्स हैं जिनको हम रियल लाइफ में भी स्पंजेस ही कहते हैं, और कार्टून्स में भी इसका नाम स्पंज बॉब है। दे हैव these amoeba and sponges have contractile vacuoles। अब ये जो वैक्यूल्स जिनकी अब हम बात करेंगे, जो कि फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, ये होते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स। अब इनका काम क्या होता है? दे कलेक्ट एंड पंप आउट एक्स्ट्रा वाटर एंड अदर वेस्ट। अब ये सेल के अंदर जितना एक्स्ट्रा पानी होता है या जितने एक्स्ट्रा सॉलिड्स होते हैं, मतलब वेस्ट होता है सॉलिड, उसको सेल से बाहर पंप आउट करती है। पंप आउट करना मतलब उसको सेल से बाहर धकेलना। उसको ये वैक्यूल्स एक्स्ट्रा पानी और एक्स्ट्रा वेस्ट को सेल से बाहर धकेलते हैं। अब नीचे अगर आप पिक्चर देखें कि सेल है, सेल के अंदर रेड में एक्स्ट्रा, ऊपर मैंने रेड में एक्स्ट्रा फूड वैक्यूल्स दिखाए थे, इधर हमने रेड में छोटे छोटे पीसेस में दिखाए हैं कि जो वेस्ट बचा है, और सेल के अंदर जो ब्लू डॉट्स हैं वो है एक्स्ट्रा पानी जो सेल के अंदर था। अब करते क्या है, ये जितना एक्स्ट्रा पानी और वेस्ट है ये सेल अपने से बाहर धकेल देता है। कैसे धकेलता है? ये वैक्यूल सेल मेम्ब्रेन के साथ जाके फ्यूज़ करती हैं, मिल के सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा बन के पानी जो है वो बाहर की तरफ निकल जाता है, और वैक्यूल्स ख़त्म हो जाती हैं, फट जाती हैं। जैसे आपने पानी के अंदर देखा होगा, बुलबुले ऐसे बनते हैं जब पानी में वो सरफेस पे आके फट जाते हैं, गायब हो जाते हैं। इसी तरह से वैक्यूल सेल मेम्ब्रेन के साथ आके जुड़ के फट जाती हैं, जो इनके अंदर मटेरियल होता है ये बाहर चला जाता है, और ये वैक्यूल्स ख़त्म हो जाती हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल आप समझना चाहें तो ये पानी के बुलबुले, जो आप शीशे का ग्लास लेके उसके अंदर स्ट्रॉ से पानी फूंक मारेंगे तो नीचे बबल्स से बनेंगे, वो बबल्स सरफेस पे आके गायब हो जाएंगे, फटक जाएंगे। तो ये है एग्जांपल कि ये है सिंपल एग्जांपल कि किस तरह से फूड वैक्यूल्स या कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स सेल मेम्ब्रेन के साथ आकर फ्यूज़ कर जाते हैं, और एक्स्ट्रा पानी और एक्स्ट्रा वेस्ट जो हैं वो सेल से बाहर पंप आउट कर देते हैं। यहाँ से आगे हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल आती है फूड वैक्यूल्स की। अब आप राइट साइड पे देखें, स्लाइड पे फूड वैक्यूल्स हैं हमारे पास, और आपकी बुक कहती है कि सम सेल्स इंजेस्ट फूड बाय फॉर्मिंग फूड वैक्यूल्स। जैसा कि हमने लाइसोसोम का टॉपिक पढ़ते हुए भी डिस्कस किया था कि फूड सेल मेम्ब्रेन के पास आता है, ये वो सेम इमेज मैंने दोबारा ड्रॉ की है कि फूड सेल मेम्ब्रेन के पास आया, सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ कर गया, सेल ने उसको इंजेस्ट किया और उसको फूड, उसके इर्द गिर्द एक सैक बना दिया फूड के इर्द गिर्द, जिसको हम फूड वैक्यूल कहेंगे। लास्ट पे आपके पास आता है सेंट्रल वैक्यूल। अब जितने भी मेच्योर प्लांट सेल्स होते हैं ना, मेच्योर प्लांट सेल्स मतलब एडल्ट प्लांट सेल्स जो होते हैं, सेपलिंग्स वगैरह नहीं, ये जो छोटे छोटे पौधे होते हैं या जो अभी उग रहे होते हैं वो नहीं, मेच्योर प्लांट सेल्स की बात हम कर रहे हैं। दे हैव अ सिंगल लार्ज
सेंट्रल वैक्यूल। अब ये आपके लिए समझने की बात है कि जो एनिमल सेल्स होता है उसमें न्यूक्लियस बड़ा होता है, वैक्यूल्स, क्योंकि एनिमल सेल में स्मॉल स्मॉल काफ़ी वैक्यूल्स होते हैं तो वो साइड पे स्कैटर्ड होते हैं। लेकिन सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्लांट सेल होता है उसके अंदर सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन होती है और उसके सेंटर में करके बड़ा सारा वैक्यूल होता है और साइड पे न्यूक्लियस और बाकी सारे ऑर्गेनेल्स साइड पे सेल मेम्ब्रेन और वैक्यूल के दरमियान धंसे से होते हैं, फंसे होते हैं, अटके होते हैं। ठीक है, इस वजह से वैक्यूल को, जो मेच्योर प्लांट सेल का वैक्यूल है, वो डिफाइन ही ऐसे होता है कि ये एक सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है। सिंगल होता है, एक ही होता है, बड़ा होता है और सेंटर में होता है। जबकि जो एनिमल सेल्स थे उनके वैक्यूल्स अगर हम देखें यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, उसको हमने कहा था कि स्मॉल होते हैं और टेम्परेरी होते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल के वैक्यूल्स का। आपकी बुक में जो प्लांट सेल का एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसमें भी अगर आप देखें तो ये ब्लू कलर का बड़ा सा वैक्यूल है और न्यूक्लियस साइड पे है। ठीक है, और बाकी ऑर्गेनेल्स भी इर्द गिर्द जो हैं वैक्यूल के, वो धंसी हुई हैं, फंसी हुई हैं। ये प्लांट सेल और एनिमल सेल ऊपर नीचे हैं, इनके स्ट्रक्चर्स हम ये टॉपिक डिस्कस करने के बाद, सारे ऑर्गेनेल्स डिस्कस करने के बाद, ये पिक्चर्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने ये पिक्चर्स छोड़ दी हैं, लेकिन इस टाइम आपको सिर्फ वैक्यूल की पोजीशन समझाने को यहाँ पे मैंने बुक की पिक्चर ऐड की है, ताकि आप वैक्यूल की पोजीशन देख सकें कि वो कैसे सेंटर में करके होता है या बड़ा होता है। अब यहाँ पे ये जो टॉपिक है हमारे पास, ये फर्दर जो है प्लांट सेल्स उसी का पार्ट है। ठीक है, अब ये आगे हम ये बुक से भी रीड करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप पिक्चर वाइज समझ लें एक दफ़ा कि पहले आपकी बुक कहती है इट इज़ फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ मैनी स्मॉल वैक्यूल्स। जो काफ़ी जो इमेच्योर प्लांट सेल होता है उसके अंदर छोटे छोटे काफ़ी वैक्यूल्स होते हैं, वो आपस में फ्यूज़ करते हैं, मिलते हैं और एक बड़ा लार्ज वैक्यूल बनाते हैं। द मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल्स इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। अब जो प्लांट सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, आउटर कवरिंग होती है सारी, उसको कहते हैं हम टोनोप्लास्ट। और जो इनर जो सारी फिलिंग होती है सेल वैक्यूल के अंदर की, उसको हम कहते हैं सेल सेप। अब ये फिलिंग किस चीज़ की होती है? ये एक वाटरी सॉल्यूशन होता है, मतलब ये कि इसमें वाटर भी होते हैं और सॉल्ट्स भी पाए जाते हैं। वाटर और सॉल्ट्स दोनों का मजबूआ होता है, सॉल्टी सा वाटरी सॉल्यूशन होता है। सेल सेप जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे पिक्चर में भी आप देख सकते हैं वाटर पार्टिकल्स को ब्लू और सॉल्ट्स को ग्रे से डिपिक्ट किया गया है। अब एंड पे आपके पास आ जाता है टगर प्रेशर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एक ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन जो कि 90% चांस है कि पेपर में आता है। इसमें आपका जो बुक है वो बताती है कि ड्यू टू दिस लार्ज सेंट्रल वैक्यूल द न्यूक्लियस इज पुश टू अ साइड। ये बात जो हमने अभी डिस्कस की थी स्ट्रक्चर भी पढ़ते हुए, कि सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होने के बायस जो न्यूक्लियस और बाकी ऑर्गेनेल्स हैं वो प्लांट सेल के अंदर साइड्स पे धंस जाती हैं। अब इससे क्या होता है, दिस आउटवर्ड प्रेशर ऑफ वैक्यूल ऑन साइटोप्लाज्म। अब ये जो वैक्यूल होती है वो आउटवर्ड प्रेशर देती है ऑन साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म को बाहर की तरफ धकेलती है, बाहर की तरफ उसको प्रेशर देती है। एंड सेल वॉल मेक्स प्लांट सेल्स टर्जिड। और जो सेल वॉल होती है वो एक रिजिड स्ट्रक्चर है, वो अपनी जगह से नहीं हिलता। अब आप खुद एग्जांपल दें कि लिफ्ट में एक बंदा मोटा ताज़ा सेंटर में खड़ा है, वो इर्द गिर्द वाले लोगों को साइड्स पे धकेल रहा है, लेकिन लिफ्ट क्योंकि एक क्यूबिकल सा बॉक्स होता है, वो लिफ्ट की चार दीवार अपनी जगह ही रहती है, तो वो सारे फंस जाएंगे इर्द गिर्द लिफ्ट के अंदर, लेकिन वो ना बाहर जा सकते हैं ना अंदर आ सकते हैं, क्योंकि लिफ्ट ने अपनी शेप नहीं चेंज करनी। और जो वो मोटा इंसान बहुत ज़्यादा जगह ले रहा है वो भी अपना कुछ नहीं कर सकता। यही एग्जांपल वैक्यूल की है कि वैक्यूल सारी जगह सेंटर में लेके सारे जो साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेल्स और न्यूक्लियस हैं उनको आउटवर्ड प्रेशर देता है, बाहर की तरफ धकेलता है। जबकि जो सेल वॉल होती है वो प्लांट्स को टर्जिट करती है, उसको उसको अपनी हालत में रखती है, उसको रिजिड रखती है। इसकी वजह से जो सेल होता है ना, वो टर्जिट हो जाता है। यहाँ पे वर्ड आया है टर्जिट। अब ये टर्जिट वर्ड बहुत ही ट्रिकी सा भी है और इम्पॉर्टेंट है। अब आप अपने जहन में एक एग्जांपल लें, एक बैलून की जिसको आपने पानी से भर दिया है। अब वो जो पानी होगा बैलून के अंदर, वो बैलून की जो आउटर कवरिंग है उसको प्रेशर देगा, बाहर की तरफ धकेलेगा।
कि किस तरह से ये बैलून खुल जाए और पानी सारा आज़ाद हो जाए। लेकिन जो कवरिंग है सारी बैलून की, सरफेस है सारी बैलून की, वो उस पानी को वो रिजिड होगी सेल वॉल की तरह, और वो कोशिश करेगी कि पानी ना निकले बाहर। तो एक बहुत ही वो स्वोलन सी हालत हो जाएगी, सूजा हुआ लगता है हमें बैलून। इसको हम कहते हैं इस स्टेट को टर्जिड। तो इसी वर्ड को यहाँ यूज़ किया है प्लांट सेल के लिए कि प्लांट सेल टर्जिड होते हैं, ऐसे कि इस कदर अंदर वैक्यूल से की वजह से वो फूले हुए होते हैं, लेकिन सेल वॉल की वजह से वो सारा पानी कहीं बाहर नहीं निकल सकता। सेल वॉल अपनी पोजीशन, अपनी हालत नहीं चेंज कर सकते, तो वो टर्जिड हो जाते हैं। वो स्वोलन से हो जाते हैं कि ना, इन शॉर्ट, के ना बाहर जाने जोगे ना अंदर आने जोगे, इस तरह से बिल्कुल अपनी पोजीशन पे मेंटेन रहते हैं। दिस प्रेशर इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। ये जो आउटवर्ड प्रेशर होता है वैक्यूल का साइटोप्लाज्म पे, इसको कहते हैं हम टर्गर प्रेशर। और ये जो सारा प्रोसेस होता है इसको हम कहेंगे टर्गर। अब ये सारी टर्म्स मैं भी हाईलाइट भी करूंगी, ये सारी टर्म्स आपने याद रखती हैं, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी है। अब एंड पे वो कहता है द टर्गर प्रेशर हेल्प्स इन मेंटेनिंग शेप ऑफ सेल्स। अब वही बात है कि वैक्यूल बाहर की तरफ धकेल रहा है, सेल वॉल अपनी हालत नहीं बदल रहा, तो इसी से इस सेल्स को एक शेप मिल जाती है, एक फिक्स शेप होती है सेल की, जो मेंटेन रहती है इसकी वजह से, वैक्यूल की वजह से। अब यहाँ पे ये 3 वर्ड्स टर्जिड, टर्गर प्रेशर और टर्गर, ये आपने याद रखने हैं, इनका फ़र्क आपने जहन में रखना है। टर्गर प्रोसेस है, टर्गर प्रेशर प्रेशर का नाम है, और टर्जिड कंडीशन है जिसमें सेल पाया जाता है। एक कंडीशन है, एक प्रोसेस है और एक प्रेशर है। ये आपने अपने जहन में रखना है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जहन में रखना है कि मोस्ट मेच्योर प्लांट सेल से लेकर सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट तक ये आपके पास सेंट्रल वैक्यूल की एक्सप्लेनेशन है, जबकि ड्यू टू दिस लार्ज वैक्यूल जहाँ से मैंने मार्क किया है, इससे लेकर एंड तक ये टॉपिक द शेप ऑफ सेल्स तक, ये आपको टर्गर प्रेशर के बारे में ही बात हो रही है। तो अगर आपसे आपका बुक में क्वेश्चन पूछा जाता है कि टर्जिड सेल क्या होता है, टर्गर कौन सा प्रोसेस है, या टर्गर प्रेशर कौन से प्रेशर को कहते हैं, तो आप इन तीनों सूरतों में ड्यू टू दिस लार्ज वैक्यूल से लेकर द शेप ऑफ सेल तक ये सारा टॉपिक कवर करेंगे, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये 3 वर्ड्स मैंने फिर अंडरलाइन कर दिए हैं, और मैं फिर ये बात कहूँगी कि ये 3 वर्ड्स में डिफरेंस आपने अपने जहन में बड़ा ही क्लियर रखना है। एंड पे आपकी बुक ऊपर ब्लू बॉक्स में कहती है वाई आर द वैक्यूल्स कॉल्ड द वेस्ट बिन्स ऑफ सेल्स। अब जो फूड वैक्यूल्स होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किसी अंदर आने वाले पार्टिकल के इर्द गिर्द सैग बनाए, या जो जिस किसी पार्टिकल को, फ्लूइड को, वाटर को, वेस्ट को हमने पंप आउट करना है, सेल से बाहर निकालना है, उसके इर्द गिर्द भी वैक्यूल बना के उसको पंप आउट कर देते हैं। वो मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करके, मेम्ब्रेन के साथ सेल मेम्ब्रेन के साथ जुड़ के उसको सेल से बाहर निकाल देते हैं। यही कैपेबिलिटी और किसी ऑर्गेनेली में नहीं है कि वो किसी सेल मेम्ब्रेन के साथ जुड़ के किसी अंदर के वेस्ट पार्टिकल को बाहर निकालें, या बाहर के पार्टिकल को अंदर लेके आएं। तो ये कैपेबिलिटी सिर्फ वैक्यूल्स में है, क्योंकि ये सैक फिल्ड मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स हैं जिनके अंदर हम वाटर या वेस्ट डालते हैं। इसी वजह से इनको वेस्ट बिन्स ऑफ सेल कहा जाता है, जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया का को पावर हाउस ऑफ सेल्स कहा जाता है, या फिर हम जो हमारे पास गोल्जी वेसिकल्स हैं उनको हम कहते हैं कि यहाँ पे सारी जो कवरिंग होती है हमारे वेस्ट की या हमारे सिक्रेटरी मटेरियल की, एनवलप्स में उसको कन्वर्ट करते हैं, वो काम होता है। या हम लाइजोसोम्स को कहते हैं कि लाइजोसोम्स में सारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो मौजूद होते हैं, और वो सेल का मैदा होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है सेल का, जो हमारे पास लाइजोसोम्स हैं वो स्टमक है सेल का। इसी तरह से वैक्यूल्स जो हैं वो वेस्ट बिन हैं सेल की, डस्ट बिन्स हैं जहाँ पे कूड़ा सारा इकट्ठा होकर सेल से बाहर जाता है। आई होप आपको ये सारा टॉपिक क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से फर्दर सारा टॉपिक डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।